स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। और ये है हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसका, तो आप बताएंगे यूपी NHM फार्मासिस्ट का, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 27 से 29 दिसंबर 2022 के बीच में। और आंसर की आई हुई है। आंसर की में अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि आयोग ने उस क्वेश्चन का गलत आंसर कैरी किया हुआ है, गलत आंसर कंसीडर किया है, तो आप उसको जो है अपनी आपत्ति में डाल सकते हैं। आज तक का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आप यहाँ पे लिखी हुई है। यूपी NHM फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है, 27 से 29 नवंबर के बीच में हुआ है पेपर। इसमें प्रोग्राम थे, 4 प्रोग्राम के तहत पेपर हुआ है। RBSK है, DHS है, NUHM है, एक प्रोग्राम आपका और है। और पेपर की अगर मैं बात करूं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो यहाँ पे पेपर आपका 3 तरीके से देखा गया है। नंबर 1 आपका जो है आपका पेपर जो बहुत ही ज़्यादा टफ था, पेपर जो मॉडरेट था, जो ना ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था, और एक ऐसा पेपर जो आपका इजी माना जाएगा, जो आपका कहा जाएगा कि इजी था, ठीक है। तो 28 और 29 दिसंबर में तीन जो है शिफ्टों में पेपर हुआ है। 28 को भी पेपर सुबह हुआ है, दोपहर में हुआ है, शाम को हुआ है। 29 को भी पेपर जो है सुबह दोपहर शाम में हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि 28 और 29 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स के अलग अलग पेपर आए थे, ठीक है, या अलग अलग प्रोग्राम्स के सेम पेपर आए हैं, ये आप लोगों को बताना है। कि पता चला उन्होंने RBSK से अप्लाई किया था और उन्होंने DHS से किया है, सेकंड पर्सन ने किसी ने, और दोनों के पेपर जो है सेकंड शिफ्ट में है, लेकिन पता चला सेकंड शिफ्ट में पेपर सेम ही आ गया। अगर ऐसा है तो ये भी आप हमको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक कट ऑफ बताई जाएगी वो एक जनरल कट ऑफ रहने वाली है। दूसरी बात क्या है कि आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो पेपर आपका NUHM का था, NUHM का जो पेपर था आपका, और जो 28 दिसंबर को पेपर हुआ है आपका तीसरी शिफ्ट में, वो पेपर वाकई आपका टफ रहा है। यूँ मैंने पेपर देखा हुआ है, वो पेपर आपका अच्छा था, स्तरीय पेपर था, स्टैंडर्ड पेपर था, ठीक है। पेपर जो आपका 29 दिसंबर को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, किसका, RBSK वाला। तो RBSK का जो पेपर हुआ है 29 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये पेपर आपका ईजी था, आप कह सकते हैं ईजी पेपर था, और ईजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो देखिए सभी जगह आपको टफ मिलेंगे पेपर। हाँ, पहले से यूपी NHM के जो पेपर पहले होते थे उनसे इस बार काफ़ी सुधार देखा गया, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है। सैलरी जरूर ये दे रहे हैं कम, लेकिन ये उस सैलरी के हिसाब से पेपर ऐसा बना रहे हैं जैसे लाखों में सैलरी दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से पेपर बनाया गया है, साइंटिस्ट जैसे आपको बनाए दे रहे हैं। आप फार्मासिस्ट नहीं, आप एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जो RBSK का था, वो अभी तक का जो भी देखिए जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर था। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने चारों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रखा था, तो चारों प्रोग्राम्स में से बताया कि भैया ये जो सेकंड शिफ्ट में आया है आपका 29 तारीख का RBSK का, बोले ये पेपर सबसे ज़्यादा टफ है। तो ये अब आप लोग बता सकते हैं अच्छे से ज़्यादा। अब हम लोग जो है कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इसके लिए हम लोग ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन था उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो बच्चे हमारे हैं वो 1:3 के रेशियो में बुलाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, वेटिंग लिस्ट, जो वेट लिस्ट है विल बी प्रिपेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपकी एक सीट पे 3 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होगी तो हम लोग नेक्स्ट बच्चे की तरफ जाएंगे, अगर इसके भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी तो हम लोग फिर और नेक्स्ट बच्चे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से 3 बच्चे, एक सीट पर 3 बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर इनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो इनको रखा जाएगा, जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा, पूरे पैरामीटर्स पे सही बैठेगा जो बच्चा, उसको ये लोग लेंगे, लेकिन प्राथमिकता देंगे उसको जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हों, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें पासिंग मार्क क्या था। पासिंग मार्क किसी को पता नहीं, सब चिल्लाए जा रहे हैं कि क्या जाएगी कट ऑफ, क्या जाएगी कट ऑफ। तो देखिए पासिंग मार्क समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 में से 33 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 33 नंबर लाएंगे तो आपको पास माना जाएगा, ठीक है। यानी आपके रिजल्ट में लिख करके आएगा कि आपने क्वालिफाइड कर लिया है, ठीक। अगर OBC कैंडिडेट है तो आपको 30 नंबर लाने 100 में से, आपको ये कहा जाएगा कि अगर आप 30 नंबर ले आए तो आप पास हैं। और SC ST PWD हैं तो इनके लिए आप भैया 24 नंबर अगर आप सभी लोग ले आएंगे तो आपको पास माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 लिस्ट बनेंगी। कौन कौन सी लिस्ट बनेंगी, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में क्या कहा जाएगा, पहली लिस्ट में आप पास हैं या फेल हैं आप, ठीक है, ये देखा जाएगा पास हैं या फेल हैं। दूसरी लिस्ट में क्या होगा, जाकर के आप वेटिंग में चले जाएंगे, वेटिंग में हैं, ठीक है, यानी आप पास हैं, ठीक है। आपने
आपने जो डीवी के लिए कट ऑफ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ बनाया गया, आप उस कट ऑफ के ऊपर हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप फाइनल सेलेक्टेड नहीं माने जाएंगे। अभी जो जिनके नंबर आपसे ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनके नंबर आपसे ज़्यादा हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी ये जो है ऐसे फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो 3 लिस्ट बनाई जाएगी, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट और वेट लिस्टेड कैंडिडेट और जो पास या फेल होंगे जा करके। तो जो पास होंगे उनके आलम केवल पास लिख करके आ जाएगा, जो वेटिंग में होंगे उनको बता दिया जाएगा कि भैया आपकी 10 नंबर वेटिंग है, यानी वेटिंग 10, ठीक, वेटिंग 5, यानी आप 5वें स्थान पे वेटिंग में, आप 10वें स्थान पे वेटिंग में। और तीसरी जो लिस्ट बनेगी उसमें आपको सीधे लिख के आएगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे लिख के आएगा कि आप भैया सीधे सीधे शॉर्ट लिस्टेड है, आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहिए। ये आपने यहाँ पे समझा। फिर हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा अपना अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कह रहे थे कि किस तरीके से उनको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसका बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। ये बात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कोविड में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस आपको, वो एक्सपीरियंस के वेटेज कैसे मिलेंगे, उसका आपको मार्क्स कैसे मिलेगा बढ़ करके। सपोज दैट आपके 30 नंबर हैं और आप जो है एससी कैटेगरी से हैं और आपने 1.5 साल जो है कोविड में लगातार आपने 1.5 साल काम किया है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे 15 और ये बढ़ करके हो जाएंगे कितने, 45। और सपोज दैट 45 नंबर हो गए और 45 नंबर एससी के, अब आप एससी कैटेगरी से 45 नंबर हो गए तो 45 नंबर पे आपका सिलेक्शन पता चला, 40 है गई एससी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो आप 45 नंबर है तो आपका सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इश्यूड बाई कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सेल ओनली बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर ऑब्टेनिंग कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। अगर आपको कोविड एक्सपीरियंस का वेटेज चाहिए तो आपको QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि जनरेट किया जाएगा ऑनलाइन जो पोर्टल होता है जाकर के आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हेल्थ का ऑनलाइन पोर्टल है उस पोर्टल से आपको QR बेस्ड, यानी QR आपके जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें QR कोड जनरेटेड होना चाहिए, यानी QR होना चाहिए, और तभी जा करके आपको बेनिफिट मिल पाएगा कोविड में काम करने का, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कोविड का क्या रूल रहेगा, कोविड के जो आपका एक्सपीरियंस है उसका किस तरीके से आप वेट जो है यूज़ कर सकते हैं वेटेज का, ठीक है। तो ये देखेंगे कितने नंबर आपके बढ़ेंगे कोविड सर्टिफिकेट पे। तो ये देखिए, ये जो कॉलम है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके 5%, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5%, 10% और 15%, ये लिखी 3 बातें, 5, 10, 15% बढ़ेंगे। अगर आपने 6 महीने ट्रेनिंग की है, सॉरी 6 महीने अगर आपने कोविड में काम किया है सरकारी किसी भी, जैसे सपोज दैट आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट में हैं, किसी सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में अगर आपने हिस्सा लिया है, बहुत सारी एम्बुलेंस चलती हैं उनमें आपने काम किया है, ठीक है। तो जो सरकारी नेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें आप काम कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो आपको एक QR कोड जनरेटेड जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट 6 महीने का है तो आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। वो सर्टिफिकेट अगर आपका 1 साल का है तो आपके 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे उस सर्टिफिकेट के बेस पे। अगर वो सर्टिफिकेट आपका 1.5 साल का है तो आपको 15 नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 15 नंबर और मिनिमम 5 नंबर आपको जो है वेटेज में मिल सकते हैं अगर आपने कोविड में काम किया और आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें QR कोड जनरेटेड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ने जो है वीडियो की तरफ चलेंगे और कॉमन कट ऑफ जो मैंने बनाई जल्दी से देख लेते हैं, अपनी कट ऑफ देर नहीं करेंगे। जनरल के लिए देखिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो फाइनली सिलेक्टेड बंदे कितने नंबर के बीच में फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे, 50 से 60 नंबर के बीच में ये हमारे जनरल कैटेगरी के बंदे फाइनली सिलेक्टेड होंगे, फाइनली, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी जो मार्क्स आपके हैं वो नॉर्मलाइज्ड होंगे। किसी शिफ्ट का हार्ड पेपर है, किसी शिफ्ट का इजी है, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी हार्ड वालों को और इजी वालों को फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, पेपर को, जो भी पेपर है उसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, आपके स्कोर को नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, तो 50 से 60 नंबर के बीच में, और फिर कोविड के मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो ये सब जुड़ने के बाद किसी के पता चला 45 हैं तो वो 50 पे पहुँच जाएगा, किसी के 45 हैं 10 नंबर बढ़ गए 55 पे पहुँच गया, किसी के 15 बढ़ गए तो वो 60 पे पहुँच जाएगा। तो ये सब करने के बाद जो जनरल के लिए जो कॉमन कट ऑफ बनाई गई है चारों प्रोग्राम्स में वो 50 से 60 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। जो EWS कैंडिडेट है उनकी क्या रहने वाली, तो उनकी देखिए 48 से 58 नंबर के बीच में फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। जो आपका DV के लिए कट ऑफ जाएगा वो DV के लिए कट ऑफ आपका -5 नंबर भी हो सकता है, यानी आपके अगर 2-4 नंबर कम है
-5 नंबर मैक्सिमम, अगर आपके 2-4 नंबर कम है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर हम लोग ओबीसी की देख लेते हैं, तो ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 45 से 55 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। 45 नंबर उन बच्चों के मैं कह रहा हूँ जिनका पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, और 55 नंबर उनका जिनका पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो इतने के बीच में जो है आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर इतने के बीच में आपके नंबर बनना है तो आप आराम से जो है इत्मीनान से बैठिए, आपको डीवी के लिए निश्चित बुलाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन में भी आपके जो है चांसेस बनेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एससी एसटी की कट ऑफ देख लेते हैं, तो एससी एसटी जो भी हमारे भैया बहन हैं इनका कट ऑफ जो है 40 से 50 नंबर के बीच में रहने की उम्मीद है, और एसटी भैया लोगों का जो है 1-2 नंबर और आप कम मान लीजिए, ठीक है। लेकिन 40 से 50 नंबर के बीच में अगर एससी एसटी का है तो आप ये मान के चलिए आपका जो है सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। 40 से 50 के बीच में बहुत होता है एससी एसटी का। एससी और एसटी पासिंग मार्क आप देख रहे हैं 24 नंबर है। अगर ये भाई लोग अपना 40 नंबर ले आते मेहनत करके, 45 ले आते हैं, 46 ले आते हैं, 47 ले आते हैं, अगर इनका 50 भी पहुंच जाता है तो इनके लिए बहुत है, इनकी कैटेगरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो 40 से 50 नंबर जिन भी हमारे एससी एसटी बंधुओं का है, भाइयों का है, बहनों का है, वो अपना आराम से जो है निश्चिंत रहें, और उनका जो है सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है, वो बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, शांति के साथ गो विद द फ्लो, आप देखते जाएँ क्या होता है, ठीक है। और देखिए आपका एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन आप जिसमें रेस कर सकते थे वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मुझे क्वेश्चन लगा है डाउटफुल। इसमें क्या लिखा है कि शेड्यूल सेकंड स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, ठीक है। ये आरबीएसके का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सही कौन सा माना गया है, सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग अगर आप इसको पूरा ओपन करेंगे क्वेश्चन को तो क्या आएगा, एफ, शेड्यूल एफ होता है एक, ठीक है। तो शेड्यूल एफ में भी कुछ चीज़ें होती हैं, शेड्यूल F1 भी होता है, F2 भी होता है, F3 भी होता है, F भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने शेड्यूल सेकंड दिया है, लेकिन ये किस चीज़ का सेकंड शेड्यूल ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। ऐसे तो M1 भी होता है, M2 भी होता है, M3 भी होता है। अब इसको टू ही तो पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 11 तो पढ़ नहीं देंगे, इसको 2 ही तो पढ़ेंगे, F सेकंड पढ़ेंगे, M सेकंड पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपने मान दिया सर्जिकल ट्रेसिंग, जैसे F1 फॉर क्या होता है, वेटरनरी प्रोडक्ट, F2 फॉर सर्जिकल ट्रेसिंग, F3 फॉर अम्बिलिकल टेप, FF फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। F किसके लिए होता है, बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके लिए होता है जाकर के। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है तब तो आप इन्हें ये कर दिया, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप किस तरीके से ये मारेंगे। भाई देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है, द लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन, एलोपैथिक पॉइजन किस में आता है, शेड्यूल ई में। द लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन किस में आ जाता है, E1 में आ जाता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किस में आ जाता है, FF में आ जाता है, भैया मैंने आपको बताया। लेकिन सर्जिकल ड्रेसिंग आता है शेड्यूल F2 में, लेकिन F2 में अब यहाँ F तो कहीं भी मेंशन नहीं है ना। अगर इस तरीके से हम इसको मान लें कि ये M2 है, अब बताइए M2 में क्या आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आज लास्ट डेट है, अगर आप करना चाहें तो आपत्ति कर सकते हैं। बाकी चूंकि पेपर ऑनलाइन हुआ है, फार्मासिस्ट के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम्स देने के इतने मौके मिलते नहीं ऑनलाइन कि वो इन सब टेक्निकल चीज़ों को समझें। लेकिन आप लोग एक बार अपना जा करके जो है देखिए कैसे आपत्ति रेस करनी है, इस क्वेश्चन पर आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट मैसेज बहुत ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ क्या कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना लाइसेंस कहीं पे लगाया हुआ है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो आप लोग इसके लिए जो है निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर कहीं अपना लाइसेंस लगा रखा है, आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। अगर आपने लाइसेंस लगा रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है, परेशान नहीं होने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।